चलिए हम पढ़ रहे हैं जीएस के अंदर बायोलॉजी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। जो हमने ये डायग्राम देखा था, इसमें प्रोसेसेस किस तरह से होती हैं। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स में, वहाँ से नेजल पाथ पे पकड़ेगी, फिर कहाँ जाएगी, फिर फेरिंग्स में जाएगी, लेरिंग्स में जाएगी और ट्रेंचिया में जाएगी। इसके बाद ये प्राइमरी ब्रोंचियल्स, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड इसके बाद ब्रोंचियल्स में जाती है। ब्रोंचियल्स के बाद ये एल्वियोलर डक्ट में जाती है और फिर एल्वियोली में जाती है। एल्वियोली इज कॉल्ड द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, सो दैट आप कंफ्यूज ना इन फ्यूचर। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जाती है एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स में, फिर नेसल पाथवे, इसके बाद फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, ट्रेचिया, ट्रेचिया से ये जाती है प्राइमरी ब्रोंचस, देन सेकेंडरी ब्रोंचस, देन टर्शियरी ब्रोंचस, देन ब्रोंचियल्स और इसके बाद में एल्वियोलर डक्ट और इसके बाद ही जाती है एल्वियोली में। ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। एल्वियोली इज कॉल्ड द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोली ये शो की हुई है, दिस इज एल्वियोली, और यहाँ पे साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं, ब्रीदिंग दो तरह की होती है। ब्रीदिंग इज ऑफ टू टाइप्स। एक होती है इंस्पिरेशन, एक होती है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन का एक मतलब ये भी होता है कि सांस को अंदर लेना, ठीक है। तो ब्रीदिंग इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज इंस्पिरेशन एंड सेकेंड वन इज expiration. Inspiration means taking in of CO2, taking of O2, oxygen, and expiration means expelling out of carbon dioxide. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन इज आल्सो टू टाइप्स। रेस्पिरेशन दो तरह की होती है। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, वन इज एरोबिक respiration and second one is anaerobic respiration. रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एक होती है एरोबिक, एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक और एनारोबिक में क्या फर्क होता है, आता है किसी बच्चे को? एनी स्टूडेंट हु नोज द आंसर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? Come on, any student who knows the answer? एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, O2 इज यूटिलाइज। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? वेयर O2 इज नॉट यूटिलाइज।
So aerobic respiration means where O2 is utilized and anaerobic means where O2 is not utilized. इसकी एग्जाम्पल काफ़ी फेमस है एनारोबिक की। देखो सीधी सी बात है, जहाँ पे ऑक्सीजन आएगी एरोबिक एक्सरसाइजेज हम कहते हैं ना, यहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज होते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे अंदर होती है। जैसे शुगर फर्मेंटेशन होती है, शुगर बनती है, तो उसमें क्या होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ठीक है। आल्सो एक और डिफरेंस होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी वहाँ पे आएगी अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो इट गिव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इस केस में हम कह सकते हैं C6H12O6 6O2 मॉलिक्यूल्स, फिर ये बन जाता है 6CO2 प्लस H2O प्लस 686 किलोरी एनर्जी। एनर्जी इज मेजर्ड इन कैलोरी, किलो कैलोरी मतलब 1000, है ना। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, मैं आगे लिख देता हूँ। एनारोबिक रेस्पिरेशन केस में क्या होता है, देखो हर चीज़ से हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है। शुगर का फार्मूला पता चल गया। तो एनारोबिक के केस में भी ग्लूकोज होती है, सॉरी ग्लूकोज मैंने बात करी। C6H12O6 ऑक्सीजन नहीं चाहिए, और जैसे मैंने कहा ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन चाहिए नहीं, एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं, और ये क्या दे देता है C2H5OH, मतलब इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल प्लस 2CO2 प्लस 50 किलो कैलोरी एनर्जी। So C6H12O6 and then 2C2H5OH plus 2CO2 plus 50 किलो कैलोरी एनर्जी। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। ये जो हमने बात करी ना, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज इतना देता है। जैसे अगर एनारोबिक है तो 1 मॉलिक्यूल देगा 50 किलो कैलोरी, 2 मॉलिक्यूल होंगे तो 100 दे देगा। ऐसे ही एरोबिक में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देता है 686 किलो कैलोरी। ओके। अच्छा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेस्पिरेशन। एक रेस्पिरेशन के दौरान, मतलब एक बार हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो सांस लेने में इंस्पिरेशन भी हो गया, एक्सपिरेशन भी हो गया। जब ड्यूरिंग वन रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग वन respiration 500 milliliter of oxygen is inhaled. During one respiration 500 milliliter of oxygen is inhaled and 350 milliliter of CO2 is expelled. मतलब जब हम एक बार सांस लेते हैं तो 500 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन हम ले लेते हैं और 350 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करते हैं। अच्छा, देखो जैसे हम बात करें, एक टर्म आती है यहाँ पे पीडीएस। ये क्या चीज़ होती है, जैसे हम उबासी लेते हैं यॉर्निंग, तो इसमें पीडीएस टर्म का यूज होता है। ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से है। देखो आप एग्जांपल लो यहाँ पे, जैसे हम ये डायग्राम देखें तो यहाँ पे आपको स्पेस नज़र आ रही होगी। मैं डायग्राम बना देता हूँ थोड़ा सा, फिर पीडीएस के बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। जैसे ये लेफ्ट वाला है ना, लोब है लंग्स का, ऐसे राइट में भी होगा। इसके बाद
इस तरह से होता है, ठीक है। आगे बाकी तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार ना, जैसे कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रह जाती है यहाँ पे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रह जाती है, तो वो क्या करती है, वो यॉनिंग क्रिएट करती है, वो ऐसी स्पेस बन जाती है जिसको हम कहते हैं पीडीएस। पीडीएस की फुल फॉर्म होती है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, ओके। तो जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है, यहाँ ये रीजन है कि हमें यॉनिंग आती है, क्योंकि एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रह जाती है कुछ, which causes yawning. Clear? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हम एक मिनट में कितनी बार रेस्पिरेशन लेते हैं, कितनी बार इनहेलिंग और एक्सहेलिंग करते हैं। अगर हम ह्यूमन बींग्स अपनी बात करें तो हम 12 से 16 बार एक मिनट में रेस्पायर करते हैं। सो इन अ मिनट वी रेस्पायर फॉर 12 to 16 टाइम्स। अब आप खुद सोचो कि हम एक मिनट में कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। देखो 12 से 16 हमने बोला, और एक रेस्पिरेशन में एक मिनट में हम 12 बार रिस्पायर करते हैं या फिर 16 बार रिस्पायर करते हैं, और एक रेस्पिरेशन में हम 500 मिलीलीटर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास 6000 मिलीलीटर टू 8000 मिलीलीटर। तो 6000 मिलीलीटर टू 8000 मिलीलीटर। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे, जो ब्रीदिंग होती है उसको मेयर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है। ब्रीदिंग इज मेयर्ड बाय विच डिवाइस। क्या आप में से कुछ स्टूडेंट बता सकते हो ब्रीदिंग इज मेयर्ड बाय विच डिवाइस। ब्रीदिंग किस डिवाइस से मेयर की जाती है। कम ऑन, किसी बच्चे को आता तो बताइए। देखो एक apparatus for measuring the volume of air inspired and expired by lungs, इसे हम कहते हैं स्पायरोमीटर। we call it spirometer. So breathing is measured by spirometer. ऑक्सीमीटर भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो डॉक्टर्स यूज करते हैं वो ज्यादातर स्पायरोमीटर यूज करते हैं। ऑक्सीमीटर मेनली ऑक्सीजन लेवल को बताता है, ठीक है। शिवांगी, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीमीटर जो है ऑक्सीजन लेवल को बताता है, जबकि जो CO2 कितना जा रहा है वो भी पता करना है तो स्पायरोमीटर होना चाहिए। इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन ओनली फॉर, अगर इंस्पिरेशन ओनली की बात करें फिर ऑक्सीमीटर, अगर इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन की बात करें तो स्पायरोमीटर, ठीक है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन भी है, हवा में नाइट्रोजन भी है, लेकिन ऑक्सीजन ही क्यों जा रही है नोज में, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं जा रही। इसका क्या रीजन होता है। इसका रीजन एक फिजिकल टर्म है, फिजिकल टर्म है पार्शियल प्रेशर। देयर इज अ फिजिकल टर्म यूज्ड कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑफ O2, that is greater, partial pressure of O2 is greater than that of atmosphere pressure। जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर तो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर, या फिर एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपको कोई एग्जाम्पल के तौर पर पूछता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, देखो अब हुआ क्या, मैं इस डायग्राम की रेफरेंस लेता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ साइड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड है ना जा रही है और ऑक्सीजन आ रही है। तो इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर, मतलब बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन का बॉडी के बाहर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर, बॉडी के अंदर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। CO2 gets expelled out from the lungs. CO2 gets expelled out from the lungs. When oxygen is utilized to obtain energy at the same time, partial pressure of CO2 is more than that of oxygen in the body. चलो ये भी क्लियर हो गया। आगे मूव करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है ह्यूमन रेस्पिरेशन के कितनी स्टेप्स हैं, ह्यूमन रेस्पिरेशन के बेसिकली 4 स्टेप्स। पहला स्टेप एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेकंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, थर्ड है इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, और फोर्थ स्टेप है द फोर्थ स्टेप इज सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ एक्सटर्नली, मतलब बाहर से ऑक्सीजन है, फिर वो जो ऑक्सीजन है और साइड बाय साइड कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो ट्रांसपोर्ट हो रही है। इसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ कि इंटरनली जो साइड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हो रहा है वो सारा प्रोसेस क्या हो रहा है, और फिर वो सेल में जा रही है ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन बाहर से आई, फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करी, फिर ऑक्सीजन एल्वियोली के थ्रू एल्वियोली पे पहुंची और वहां से सेल पे गई। ये ह्यूमन रेस्पिरेशन है। और बाकी भी रिवर्स होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सेल से गई, एल्वियोली पे गई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड सेम पाथ से बाहर चली गई। अच्छा, जो एनर्जी मैंने बात करी थी, एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो आप बता सकते हो एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। जो एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट है ना, उस फॉर्म में एनर्जी सेव होती है। 1 एटीपी का मतलब क्या होता है? 8000 कैलोरी या 8 किलो कैलोरी। तो 1 एटीपी का मतलब होता है 8000 कैलोरी, 2 एटीपी का मतलब 16000 कैलोरी। तो हम पर एक प्रोसेस में या पर सेल वी गेट 2 एटीपी। ठीक, चलो ये था हमारे रेस्पिरेशन के बारे में। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। चलिए, सबसे पहले हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि क्या प्रोसेस होती है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से ऑक्सीजन आती है, फिर नेसल पाथ पे पकड़ती है, फेरिंग्स लैरिंग्स ट्रेचिया से होते हुए प्राइमरी ब्रांचेस, सेकेंडरी ब्रांचेस, टर्शियरी ब्रांचेस से होते हुए, ब्रांचूल से होते हुए, एल्वियोल डक्ट से होते हुए
एल्वियोली में जाती है, ठीक है, दैट इज साइड ऑफ ऑक्सीजन गैसेस। फिर ब्रीदिंग क्या होती है, दो तरह की होती है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और एक्सपिरेशन में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, एनारोबिक में ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन देती है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब ग्लूकोज 6O2 के साथ मिलके CO2 H2 में कन्वर्ट हो जाता है एंड 686 किलो कैलोरी मिलती है एक ग्लूकोज के पीछे, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के पीछे। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, C6H12O दैट इज ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस 50 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। During one respiration, 500 milliliter of oxygen is inhaled and 350 milliliter of carbon dioxide is expelled. जब PDS बन जाता है तो यॉनिंग आती है। PDS मीन्स फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। 12 से 16 बार हम रिस्पायर करते हैं 1 मिनट में, तो हिसाब से हमने 1 मिनट में कितनी ऑक्सीजन ले ली, 6000 मिलीलीटर से लेके 8000 मिलीलीटर तक। ब्रीदिंग इज मेयर्ड बाय स्पायरोमीटर। ब्रीदिंग में दोनों चीज़ें होगी ना, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, जबकि इंस्पिरेशन अगर आएगी तो ऑक्सीमीटर। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए ऑक्सीजन जल्दी से आ जाती है अंदर, लेकिन अंदर बॉडी के पर्टिकुलर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। सो CO2 गेट्स एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लंग्स। ह्यूमन रेस्पिरेशन 4 स्टेप्स में होती है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जैसे ऑक्सीजन आई, ट्रांसपोर्टेशन गैसेस से ऑक्सीजन ने मूव करा, लेरिंग्स फेरिंग्स स्ट्रेच है, सबसे होते हुए आगे बढ़ी प्राइमरी ब्रांचियोल्स, सेकेंडरी टर्शियरी ब्रांचियोल्स, एल्वियोली डक्ट और एल्वियोली से होते हुए फिर इंटरनल रेस्पिरेशन, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो एल्वियोली डक्ट तक पहुँची है ना, साइड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस तक ऑक्सीजन पहुँची, फिर उसके बाद वो सेल में चली गई। ATP क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। 1 ATP इज इक्वल टू 8000 कैलोरी। जो एनर्जी होती है ना हमारी, जैसे 686 कैलोरी था, तो वो सेव होती है, किसकी फॉर्म में सेव होती है, ATP मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। ओके, देयर वाज सम टेक्निकल प्रॉब्लम बट दैट हैज बीन रिजॉल्व्ड नाउ। वैसे मैंने रिवाइज करवा दिया, चाहे रिकॉर्ड वीडियो में भी देख लेना। कुछ किसी बच्चे को बायो की क्लास में आज कोई दिक्कत है तो पूछ लो। स्क्रीन में अभी शेयर कर रहा हूँ। अच्छा शिवांगी, आतिश, आप एक बार मुझे बताओ, शुड आई रिवाइज, जो बायो का मैंने पढ़ाया वो रिवाइज करवाऊं या शुड बी मूव अहेड? अच्छा करवाना है, चलो ठीक है। ओके ठीक है, आतिश मैं जल्दी से करवा देता हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा हमने। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम बात करें तो कैसे होती है प्रोसेस, ये हमने देख लिया था लास्ट क्लास में भी, है ना। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पाथ, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेचिया, प्राइमरी ब्रोंचियोल्स, सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंचियोल्स एंड एल्वियोलर डक्ट से होते हैं, एल्वियोली से होती है।
रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग दो तरह के होते हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सपिरेशन में ऑक्सीजन जाती है बाहर। जो रेस्पिरेशन होती है वो दो तरह की होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, एनारोबिक में रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होती। इसमें देखो जो ग्लूकोज है वो 6O2 से मिला और एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करी, जबकि एनारोबिक में एनर्जी कम प्रोड्यूस हुई। फ्यू पॉइंट्स थे। एक रेस्पिरेशन में हम 500 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, 350 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। पीडीएस फॉर्म्ड होती है। देखो होता क्या है, यॉर्निंग क्यों आती है, बिकॉज लंग्स में CO2 बढ़ जाती है जो पीडीएस बनाते हैं, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, और यॉर्निंग आ जाती है। 12 से 16 बार 1 मिनट में हम क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं, और एक बार में हम 500 मिलीलीटर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो 12 गुना 500 6000 से लेके 8000 मिलीलीटर तक ऑक्सीजन क्या होती है, इनहेल हो जाती है 1 मिनट में। ब्रीदिंग इज मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब जो पार्शियल प्रेशर है इसका मतलब क्या हुआ कि अपना इंडिविजुअल प्रेशर, जैसे बड़ी सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, बॉडी के बाहर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है और बॉडी के अंदर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मतलब सेल से बाहर आती है और ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से अंदर आती है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये 4 स्टेप्स होते हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन में। और जो बनता है फाइनली एटीपी मॉलिक्यूल बनता है। जो एनर्जी सेव होती है वो एटीपी मॉलिक्यूल में होती है सेव। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। चलो क्लियर हो गया। शिवांगी आतिश, शिवांगी आतिश, इज इट क्लियर टू यू? चलो ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम अगली क्लास में